उधम सिंह नगर से, जहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को टक्कर मारने के बाद खंबे से जा टकराई कार। 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रपुर से खबर, हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक चरण सिंह राणा की मौत हुई है। पोल से टकराने के बाद कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग इसमें जख्मी हैं। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। सुबह कदरपुर बारात से लौट रही थी ये कार और किच्छा में हादसा हुआ है। कदरपुर में बेटी की शादी कर लौट रहा था ये परिवार, लेकिन हादसे का शिकार हुई है गाड़ी। 4 लोगों की मौत हो गई जो गाड़ी में मौजूद थे। और आपको बता दें कि विधायक भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद वो भी वहां पर पहुंचे। हादसा हुआ, पेड़ से जा टकराई कार, 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हैं। रुद्रपुर से खबर आपको दे रहे हैं, गाड़ी में सवार ये 4 लोग जिनकी मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को भी टक्कर लगी, लेकिन गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में सीएम बदल गए हैं और उनकी कैबिनेट की टीम की घोषणा भी हो चुकी है, मगर अब इंतजार इस बात का है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कब तक होगा। मंत्री भी विभागों के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं और उम्मीद है कि आज या फिर कल तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। आलाकमान से विभागों के बंटवारे को हरी झंडी मिलने का इंतजार बाकी है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है, इस बात की संभावना है। पोर्टफोलियो का इंतजार किया जा रहा है और ये भी खबरें हैं कि कुछ ऐसे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जो अपने हिसाब से मनमाफिक विभाग चाहते हैं। शायद पेच यहीं पर फंसा हुआ है। अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 5 दिन से ज्यादा हो गया है। कल के दिन ये उम्मीद थी कि शाम तक तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने कहा था कि तस्वीर साफ होगी। इस बीच में गणेश जोशी का भी बयान आया कि वो कौन सा विभाग चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी चाहत क्या है। लेकिन इस बीच में आज के दिन फिर से इंतजार, सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या पोर्टफोलियो आज मिलेगा। उम्मीद है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इंतजार है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार के विधायक गणेश जोशी को इस बार तीरथ कैबिनेट में जगह मिली है। गणेश जोशी ने अपने लिए सैनिक कल्याण विभाग की पेशकश की है। गणेश जोशी ने कहा कि वो लगातार सैनिकों के बीच में रहकर काम करते आए हैं और सैनिकों की समस्याओं का निराकरण उनकी प्राथमिकता रहेगी। हालांकि वो बड़े श्योर भी दिखे, आश्वस्त दिखे कि उनको ये विभाग मिल जाएगा। तो सैनिक कल्याण विभाग विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, तो निश्चित है कि सैनिक कल्याण तो मुझे मिलना ही है एक सैनिक के नाते। मैंने प्रदेश के सभी लोगों की चिंता करनी है, लेकिन सैनिक कल्याण जो कि मेरी चॉइस है, यहाँ पर 13% से अधिक भूतपूर्व सैनिक और सैनिक लाकर रहते हैं और मैं लगातार उनके बीच में काम करता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, हमने पूर्व की स्वास्थ्य में सरकार भी मैंने कई निर्णय उनके पक्ष में करवाए। सैनिक कल्याण विभाग तो मुझे मिलना ही है, ये गणेश जोशी ने बयान दिया। साथ साथ में ये भी कहा कि अभी विभागों का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो मिलना ही है और अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने बताए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ। बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो किसी एक विशिष्ट विभाग की चाहत में है और यही वजह है कि पेच फंसा हुआ है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। गणेश जोशी का बयान हमने दर्शकों को सुनाया। गणेश जोशी कह रहे हैं कि मुझे तो विभाग मिलना ही है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त है कि सैनिक कल्याण विभाग उनको मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी उत्तराखंड की जनता के मन में है कि पोर्टफोलियो के बंटवारे में इतना वक्त क्यों लग रहा है? राजीव, देखिए, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई, मंत्रिमंडल की ताजपोशी हुई, लेकिन अब करीब 6 दिन हो गए हैं। सब लोगों को इंतजार इस बात का है कि जो मंत्रियों को विभाग बंटने हैं वो
कब बटेंगे। आज की जानकारी जो मिल रही है कि करीब 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे, गोपन विभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे और उसके बाद में लिस्ट जारी हो सकती है और उसके बाद ही कैबिनेट मंत्री और फिर राज्य मंत्री को कौन कौन से विभाग आवंटित होते हैं वो थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन करीब 6 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद। अब मंथन जरूर चल रहा था कि आखिरकार कौन कौन सा विभाग किसके खाते में जाए, किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग जाए। एक अंदेशा राजीव ये भी जताया जा रहा है कि जो पूर्व में यानी मंत्रियों को जो विभाग आवंटित थे वही विभाग उनको दे दिए जाए और करीब मुख्यमंत्री के पास से 40 से अधिक जो विभाग है उनमें से भी कटौती करके जो अन्य 4 नए चेहरे हैं उनको विभाग आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग मंत्रियों से भी बातचीत की है कि अगर किसी विभाग की रुचि कोई मंत्री रखता है तो वो साफ तौर पर बताए, उसको वही विभाग दिया जाएगा। लिहाजा आज करीब 6वां दिन है और ऐसे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार विभागों का आवंटन कब होगा। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार जो है लंबाई होता चला जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। अविनाश का एक बार रुख कर लेते हैं, दिल्ली में क्या हलचलें चल रहे हैं अविनाश से जानते हैं। अविनाश, दिल्ली में क्या कुछ हलचलें चल रहे हैं इसको लेकर? देखिए राजीव, अगर बात करें तो कल हमने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बातचीत की थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगले 2 दिनों के अंदर जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है वो बांट दिया जाएगा। यानी कि जो संभवतः आज शाम को या फिर कल दिन में जो है पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग जा रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार तमाम सारे मंत्रियों के साथ मंथन भी किया जा रहा है कि आखिर इनको क्या चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है, इसको लेकर भी एक विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पुराने मंत्री रहे हैं उनके पास जो मंत्रालय रहा है उसी मंत्रालय को उनको दिया जाए, कि जो उस मंत्रालय का अब तक कार्य होता हुआ आया है और जो कार्य आगे होना है उसको वो बखूबी कर सकते हैं और सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जब भी मंत्रालय दिया जाएगा अब तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि अगले इतने दिनों के अंदर मंत्रालय का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और आपको उसमें परफॉर्मेंस देनी है। अविनाश, अगर ऐसा ही होता तो अब तक तो विभागों का बंटवारा हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि शायद एक मत नहीं है किसी एक विभाग को, किसी एक मंत्री को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाने पर एक मत नहीं। यही वजह है कि ये अंतराल लंबा होता चला जा रहा है। देखिए, अगर राजीव बात करें तो जाहिर तौर से बात है कि अभी इस पर मंथन चल रहा है क्योंकि मंत्रियों की ऐसी चाहत है कि उनको पुराने विभाग मिले, लेकिन अभी इस पर मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो बीजेपी संगठन है वो इस पर विचार कर रहा है कि किसको कौन से विभाग दिए जाने चाहिए। उनमें अगर बात करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, मुख्यमंत्री की भी भूमिका है कि किस मंत्री से किस काम को लिया जाए और कैसे आगे चुनाव में जब जाया जाएगा तो उनके कार्यों को जो है करवाया जाएगा। तो यही कारण है कि अभी थोड़ा लेट लग रहा है और कल भी मंथन चल रहा था, इसीलिए कल प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि अभी 2 दिन का वक्त और लगेगा पोर्टफोलियो बंटवारे में। उम्मीद है कि आज शाम तक या फिर कल दिन में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा क्योंकि अंतिम चरण में है, लोगों के नामों को मंथन कर लिया गया लगभग, बस विभागों का बंटवारा कुछ ही देर में किया जाएगा। उसके बाद जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि कौन से मंत्री के पास कौन से विभाग जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जल्द लिस्ट जारी हो सकती है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद, आप भी जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मंथन चल रहा है, केंद्र तक में भी, दिल्ली तक में मंथन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज नहीं तो कल तक लिस्ट सामने आ सकती है। देहरादून से अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक भर्ती मामले में नया मोड़ सामने आया। भर्ती गड़बड़ी के आरोपों पर अग्रिम आदेश स्थगित। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बाल मयंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किया। राज्य सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। राज्य सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी व सुरक्षा कर्मियों की भर्ती। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें और 412 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षा संपन्न हुई थी रिपोर्ट्स की माने तो। लेकिन सरकार में राज्य मंत्री यतीश्वर आनंद और विधायक सुरेश राठौर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और लेन देन के आरोप लगाए गए थे और सीएम तीरथ सिंह रावत से इसकी शिकायत की गई थी और इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप थे और इन आरोपों के बाद ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बाल मयंक मिश्रा ने उनका आदेश कि भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार बदलते ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उनकी सरकार का मकसद आम आदमी को सहूलियत देना है, ना कि उनके लिए मुश्किल खड़ी करना।
नमस्कार नमस्कार। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भी, अन्य लोगों ने भी किसी राहगीर को भोजन कराया, चलते फिरते को बिस्तर दिया, राशन दिया, उसके लिए लोग घर से निकले चलते फिरते। लेकिन पुलिस ने, जो अधिकारी बात आप कर रहे हैं, उन पे मुकदमे ठोक दिए। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, उन्होंने भी अपना आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे आपके लगभग 4,500 से भी अधिक मुकदमे ऐसे थे, वो मैंने उसी दिन पहले ही उसमें वापस लेने का काम किया। बड़ा छोटा काम नहीं है। मैंने कल रिपोर्ट पूछा डीएमओ से, बताओ कहाँ है, शुरू हो गया है, ये लिया। फिर आज कुंभ की बैठक ली है, चारधाम की बैठक ली है। देहरादून से बड़ी खबर, शाम को 4 बजे सचिवालय में मीटिंग है। सीएम तीरथ सिंह रावत एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं शाम को 4 बजे, और ये कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर बैठक होगी। इसमें मंथन होगा, कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने पर मंथन होगा। प्रोग्रेस अब तक की क्या है ये भी वो जानेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे दें, शाम को 4 बजे सचिवालय में बहुत महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार कई निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए, और आज शाम को एक और बैठक। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की, और इस दौरान देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर बातचीत हुई। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सीएम की तरफ से भरोसा दिया गया है कि चारधाम में व्यवस्थाएं पहले की तरह रहेंगी। देवस्थानम बोर्ड को गठन को लेकर पुरोहितों में जो नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा। देवस्थानम एक्ट लागू किया गया था और जबरदस्ती थोपा गया था। शिष्टमंडल गंगाजल प्रसाद के साथ तीरथ सिंह रावत जी से मिला, और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि चारधाम की यात्रा जो है वो पूर्व परंपरा के अनुसार चलेगी। मैं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से उन्हें बहुत हार्दिक धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने परंपराओं को समझा, सनातन धर्म को समझा, और आज जो त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जबरदस्ती जो देवस्थानम एक्ट जो थोपा जा रहा है उसको वापस लेने में एक सकारात्मक पहल की। महादेव कॉरिडोर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर पार्किंग का मामला है, और हाईकोर्ट ने जीएसआई से सर्वे करवाने के आदेश दिए हैं, और सर्वे में स्थिति साफ करने का आदेश दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, ब्रह्मदेव कॉरिडोर की जमीन पर पार्किंग का मामला है। ऐसे में जीएसआई से सर्वे कराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, और टनकपुर में ये कॉरिडोर बना हुआ है। ऐसे में सर्वे के आदेश दिए हैं कि सर्वे करवाया जाए, और उससे स्थिति साफ करने का आदेश दिया है। रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर पार्किंग बनाई जानी थी, और उसी मामले में मामला पहुंच गया था कोर्ट तक। कोर्ट ने जीएसआई से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं, और अब सर्वे करवाया जाएगा। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, मगर संत अभी भी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और इसी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत बैरागी अखाड़ों के संतों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान दीपक रावत ने बैरागी अखाड़ों के संतों को जल्द ही जमीन मुहैया करवाने का भरोसा दिया। दरअसल बैरागी अखाड़ों के संत इस बात से नाराज थे कि बाकी अखाड़ों को तो सुविधाएं दी जा रही, मगर उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो अब उम्मीद है कि जमीनें मिल जाएंगी, आपको मिल रही हैं? सब मिल गया। हाँ, शुरू तो आपको बंटवारा से हो गया, तब बट जाएगा जल्दी। तो कब से टेंट वेंट लगेगा? अब आज से लगना शुरू। तो उम्मीद है कितने दिन में? पानी वानी तो है नहीं यहाँ पे, कैसे करेंगे आप? सब हो जाएगा, आप देखते रहिए। ये सरकार होता है, जानिए कि वो एक दिन में नगर बसाता है। तो अभी तो 8 दिन समय है। और इसी पर मेलाधिकारी दीपक रावत से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। महाकुंभ को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है, और मेला अधिकारी दीपक रावत अब ग्राउंड जीरो पर जाकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज बैरागी काम पे हैं, और तमाम जो संत हैं उनसे मुलाकात की है। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं अभी, क्योंकि अब 12-15 दिन हमारे रह गए हैं? और इसमें तो देखिए आप बैरागी कैंप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इनफैक्ट हमारी 3 अड़ियाँ हैं, बहुत से हमारे जो सम्मानित खालसे हैं, यहाँ पे आके इनकी बसावट होती है, मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। और अभी समय क्योंकि कम है, इसलिए इस काम को बहुत तेज से करना है, बहुत युद्ध स्तर पे करना है। तो कल हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली। आज हम फील्ड पे मौके पे ऑफिसर्स को लेके आए हैं कि जो हमारे पुराने नक्शे हैं उसके अनुसार हम ज़मीनों के प्लॉट्स को काट दें, इंटरनल रोड्स उसमें हम लोग बना दें, बिजली, पानी, सोख्ता, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, जो सुविधाएं दी जानी है मूलभूत,
वो सब देना हम प्रारंभ कर दें। और मैंने सबसे ये कहा है सभी डिपार्टमेंट से कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और दिन रात इसमें काम। तो कितना वक्त लगेगा इसमें पूरे जमीन अलॉटमेंट में टेंट लगाने में और पानी वानी की व्यवस्था? मैंने सारे काम के लिए डेडलाइन 7 दिन की दी है, उसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको मानना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं समय कम है। तो कुछ संत थोड़ा सा नाराज भी थे ये लोग, तो अब पूरे मान गए हैं क्योंकि पहले जमीनों का अलॉटमेंट नहीं हो रहा था, अब चीज़ें व्यवस्थित हो गई। देखिए, संतों की नाराजगी को हम एक तरह का डायलॉग मानते हो, बातचीत ही है। उनकी नाराजगी भी या उनका गुस्सा भी हम आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। आगे बढ़ने, टिहरी के खांडखाला में बनने जा रहे ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड बना तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कुठाघृत गंगा का उद्गम स्थल है और इसीलिए ऐसी जगह पर गंदगी इकट्ठा करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। शासन तो अनदेखी कर रहा है, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। हम पिछले 5-6 सालों से पत्राचार के माध्यम से और कई बार हमारे जनप्रतिनिधि लोग और ग्राम सभा वाले डीएम साहब से मिले, जितने भी डीएम लोग थे कोई आए और गए, सबके साथ मिले, सब लोगों ने आश्वासन दिया कि इसमें कुछ सोचेंगे, जांच बिठाएंगे, लेकिन आज फलस्वरूप कुछ नहीं हो रहा। और अभी हमें कुछ अपने विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इसी मार्च महीने के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी जो है इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के उसमें टेंडर करने जा रहा है। मैं शासन से, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन ये उस जगह होना चाहिए जिस जगह आबादी ना हो और वहाँ की आबादी प्रभावित ना हो, जलवायु प्रभावित ना हो। पुलिस जवान अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर सवालों में रहते हैं, मगर पौड़ी में एसएसपी ने सभी जवानों को सुबह 5 किलोमीटर की दौड़, व्यायाम, योग, परेड और ड्रिल करने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस जवान फिटनेस पर काम करते नजर आ रहे हैं और इसके लिए एक फिटनेस रजिस्टर बनाया गया है जिसमें पुलिसकर्मियों की लंबाई, उनके वजन को लिखा गया है। जिले में 50 पुलिसकर्मी ओवरवेट हैं जिन्हें फिटनेस मेंटेन रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर शुरू किया है, उसमें उनको वीकली शेड्यूल मैंने दे रखी हूँ। वॉक कम रन, योगा, एक्सरसाइज, अंडे थाने में ये फूड ड्रिल, वेपन ड्रिल, उसका एक शेड्यूल बना के दिया है, उसी हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक फिटनेस रजिस्टर हमने बनाया है, उसमें हर हमारा कितना भी कर्मचारी है उनकी हाइट, वेट उसमें एंट्री है एंड हर मंथ उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा पुलिस लाइन के डॉक्टर द्वारा उनकी फिटनेस का पूरा चेक किया था, फिर कुछ लोग थोड़ा सा ओवरवेट पाया गया था, उनको हमने टारगेट दे रखे हैं एंड हर मंथ हम उनको वेट भी। खबर हल्द्वानी से, जहां गरीब और छोटे मकानों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर इंदिरा नगर के लोगों ने पेयजल संस्थान हल्द्वानी में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पानी के कनेक्शन के लिए अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को खत्म किया जाए, क्योंकि राज्य के अंदर हर गरीब परिवार के पास बीपीएल का कार्ड नहीं है।